चलो नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं कि भाई परमाणु की संरचना के लिए विविध वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के परमाणु के मॉडल दिए थे, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला था जो है हम लोगों का थॉमसन के बाद आया रुदरफोर्ड, ठीक है ना। अब रुदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसके कुछ दोष हैं, वो दोष हम लोग देखना चाहते हैं कि रुदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो स्वीकार्य तो था, लेकिन उसके अंदर भी थोड़े से दोष थे, उसके अंदर कुछ प्रश्न उद्भव हो रहे थे और उन प्रश्नों का जवाब रुदरफोर्ड नहीं दे पाया था। तो क्या दोष थे? तो पहला कि भाई रुदरफोर्ड ने जो नाभिकीय मॉडल दर्शाया था वो उसने ऐसा कहा था कि वो सौर मंडल का एक छोटा रूप है कि जिसमें हम लोग नाभिक में सूर्य को मानते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहों की तरह सोचते हैं, और नाभिक और ग्रह या तो सूर्य और ग्रह जैसे एक दूसरे के साथ घूमते हैं, मतलब कि ग्रह सूर्य के केंद्र में रखते हुए ग्रह सूर्य के आसपास जो घूमते हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन दोनों ग्रहों के द्रव्यमान के गुणनफल और उन दोनों के बीच के अंतर का वर्ग, व्यस्त के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक लगता है। तो ये है एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी वजह से सौर मंडल में सूर्य के आसपास ग्रह घूम रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आप लोग एक डोर लें, उस डोर पर आप एक पत्थर को बांध दें, ठीक है, और उसको जो है अपने हाथों में पकड़ के उसको अपने सर के ऊपर घुमाएं तो वो गोल गोल जो है वो पत्थर घूमता है। कब तक घूमेगा? जब तक ये डोर उस पत्थर के साथ बंधी हुई होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग समझो कि ये सूर्य है और ये ग्रह है जो घूम रहा है और उनके बीच में ये डोरी अर्थात एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। मानो कि ये डोरी को हम लोग कट कर दें, जैसे ये कट हो जाती है या तो वो टूट जाती है तो पत्थर बोलो क्या गोल गोल घूमता रहेगा? नहीं, वो क्या होगा, सीधा जो है वो चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उस दूरी से वो पत्थर जो है कितने कोण पे रहेगा, 90, और वो क्या होगा, दूर चला जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो उसी तरह से जैसे सूर्य के आसपास जो ग्रह घूम रहे हैं, अगर उनके बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो ये ग्रह सूर्य के आसपास गोल गोल घूमेंगे नहीं, वो सीधी दिशा में जो है वो निकल जाएंगे। तो ये रुदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो उसके हिसाब से ही था कि जैसे नाभिक है उसमें प्रोटॉन है, धन आवेश है, और उस पे आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना। उसके आसपास क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो रुदरफोर्ड ने ऐसा कहा कि उनके बीच में एक प्रकार का स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। अब ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसा है वो नहीं समझा पाया था, ठीक है ना। अब ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल अगर इसको गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से समझाने के प्रयत्न करें तो वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसे होगा कि भाई ये जो दो परमाणुीय कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके अंदर आवेश है, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, उन दोनों के बीच में गुणनफल है, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान था, और उन दोनों के बीच में दूरी है R से बताई जाएगी और उसका व्यस्त का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग K से बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जो है इसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कूलम्ब बल कहेंगे। तो ये है कूलम्ब बल, जिसकी वजह से यहाँ पर केंद्र के आसपास अर्थात नाभिक के आसपास, प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और बात सोचने योग्य है। मानो कि अगर आप लोग ये जो
पत्थर को लिए हो जो डोरी से बंधा हुआ है और उसको आपको गोल 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 घुमा रहे हो, तब आप लोग अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो। मानो कि आप लोग गोल गोल घुमाते हुए, मानो कि आप लोगों ने 5 मिनट घुमाया, 7 मिनट घुमाया, 10 मिनट घुमाया, फिर आप लोग थक गए। आपकी ऊर्जा धीमे धीमे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब ये ऊर्जा धीमे धीमे कम हो जाएगी तो क्या पत्थर अपने आप गोल गोल घूमता रहेगा? नहीं घूमेगा, वो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर परमाणु में भी ऐसा ही एक बात सोची गई है कि जब कोई चीज़ त्वरण में हो, त्वरण मतलब कि उसको हम लोग लगातार घुमा रहे हैं, उसको एक्सेलरेट करते रहते हैं, ठीक है ना, उसको लगातार घुमाते रहते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा तो वह अपने परमाणु के अंदर रही हुई ऊर्जा का वह इस्तेमाल करता रहता है और थोड़ी देर के बाद उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। ओके। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो जो गोल गोल घूमता है वो ऐसे ही नहीं घूमता है, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, उसके लिए ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर रुदरफोर्ड ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूमता है तो उसके लिए ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। मानो कि परमाणु के अंदर ऊर्जा है भी तो फिर वो ऊर्जा कभी ना कभी तो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो फिर उसके लिए ऊर्जा परमाणु में से इस्तेमाल होगी, तो उसकी ऊर्जा जो है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होनी चाहिए। अगर मानो कि उसकी ऊर्जा अगर धीमे धीमे ख़त्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो ऊर्जा है वो उसको मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? तो इस तरह की पोजीशन आएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के अंदर, मतलब कि नाभिक के अंदर समा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन तो जो है वो ऋण आवेश है, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर सौरमंडल में भी ऐसा ही है ना, कोई पृथ्वी घूम रही है, लेकिन पृथ्वी के पास जो है वहाँ पर ऊर्जा होती है, उत्सर्जन करने की वहाँ पर ऊर्जा वहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रहों की तरह तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसमें त्वरण होना चाहिए। यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा है तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में भी है, तो अगर वो ऊर्जा धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते केंद्र के पास में आएगा और उसके अंदर आकर्षित होकर समा जाएगा। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मिल जाएंगे, समा जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर, नाभिक के अंदर, तो परमाणु का अस्तित्व रहेगा नहीं। और जब परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा तो अणु भी नहीं रहेगा, अणु नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ नहीं होगा, कोई पदार्थ नहीं होगा तो पृथ्वी पर कोई पदार्थ बचेगा ही नहीं, कोई चीज़ वस्तु होगी ही नहीं। और जब कोई चीज़ होगी नहीं पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी नहीं होगा, ग्रह ही नहीं होंगे। तो बताओ इसका जवाब क्या दे सकते हो रुदरफोर्ड? तो रुदरफोर्ड उस वक्त उसका जवाब नहीं दे पाए थे, ठीक है ना। तो अगर ऊर्जा धीमे धीमे ख़त्म होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहा था वो कक्षा की त्रिज्या धीमे धीमे कम होती जाएगी, कक्षा धीमे धीमे कम होती जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर आकर्षित होकर समा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व रहेगा नहीं। मैंने यहाँ पर जो ये पथ समझाया ना, इसको हम लोग सर्पिल पथ कहते हैं, जिसका जिक्र जो है वो टेक्स्ट बुक में किया गया है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए केंद्र की तरफ जाने के लिए समय लगना चाहिए 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का भी इतना हिस्सा जो है इतने समय के अंदर वो समा जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन सर्पिल में घूमते घूमते केंद्र की तरफ जाता नहीं है और वो नाभिक के आसपास हमेशा घूमता रहता है। तो बताओ रुदरफोर्ड ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों जो है लगातार इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है? तो आपने कहा कि भाई ये स्थिर परमाणु मॉडल है,
ये स्थिर परमाणु मॉडल सौरमंडल के हिसाब से है, ठीक है ना। लेकिन सौरमंडल में तो जो है अगर हम लोग वहाँ पे तो आवेश होता नहीं है, वहाँ पे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन बहुत कम है, और वो तो जो है द्रव्यमान के अनुसार है, आवेश के अनुसार नहीं है, उनके बीच में जो है आवेश नहीं होता। लेकिन परमाणु के केंद्र में नाभिक में तो धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है, तो आवेश समान, अगर विरुद्ध आवेश वाले हैं तो उनके बीच में आकर्षण होगा और वो समा जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये स्थिर है, बताओ रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड जो है वो उस वक्त जो है उनका जवाब नहीं दे पाया था। तो ये जो पहला दोष है ना वो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी मर्यादा है, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर रुदरफोर्ड दे पाया नहीं था। अब हम लोग दूसरे दोष की बात करते हैं। रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि यह परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। क्योंकि जो भी परमाणु होता है, जो भी तत्व होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन रचना होती है। इलेक्ट्रॉन रचना अगर आप लोगों को समझाना हो तो ये परमाणु मॉडल से हम लोग समझा सकते नहीं हैं। अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और उनकी ऊर्जा क्या है। तो कहा ना कि भाई अगर घूमेंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है ना, अगर वो ऊर्जा कम हो जाएगी तो केंद्र में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वो घूमता ही जा रहा है। तो उसमें उसके पास ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि जो है वो घूमता ही जा रहा है और उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आ पा रही है। तो ये थे उसके दोष। अब हम लोग आगे चलेंगे कि भाई पहले थॉमसन आया, थॉमसन का गलत कर दिया रुदरफोर्ड ने, रुदरफोर्ड के अंदर भी दोष निकले, तो उसको कौन सही कर रहा है, तो उसको सही कर रहा है बोर। तो नील बोहर, उसको हिंदी में बोलते हैं बोर। तो हम लोग देख रहे हैं आगे बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि कि भाई बोर ने भी जो है वो परमाणु मॉडल दिया, लेकिन सही में उसका परमाणु मॉडल वो था या नहीं था और उसको मान्य किया गया कि नहीं किया, वो हम लोग देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं एवं अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। फिर जब रुदरफोर्ड के ये जो परमाणु मॉडल थे उनके अंदर जो दोष मिले उसके जवाब अब तक को ही नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका सवाल ज्ञात करने के लिए बाकी दूसरे प्रयोग न किए जाएं। तो ये सवाल थे, ये दोष था, वो बात सही है, उसको एक तरफ कर देते हैं। लेकिन अभी भी जो है वैज्ञानिक अपने प्रयत्न करते जा रहे हैं और अलग अलग प्रयोग होते जा रहे हैं। उसमें प्रयोगों से ये पता चला कि जो कोई द्रव्य होता है, जैसे ये पेन है, पेन के अंदर द्रव्यमान है इसलिए द्रव्य है। कोई भी चीज़ जो आप लोगों को दिखती है, जो भी पदार्थ दिखता है, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के साथ विकिरण की प्रक्रियाएं की गई, उसका अध्ययन किया गया उस दौरान, और उसके अध्ययन से परिणाम प्राप्त हुए, और जब वो परिणाम प्राप्त हुए तब परमाणु की संरचना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई, और जब अधिक जानकारी प्राप्त हुई तब परमाणु मॉडल जो है वो सामने आया, उसमें सुधार किया गया। अब परमाणु मॉडल में जो सुधार किया गया वो नील बोहर ने किया, और वो बोहर ने क्या सुधार किया, ठीक है ना, सुधार में कुछ खास नहीं था, परमाणु मॉडल यही मान्य रखा था, लेकिन उसके जो दोष थे ना उसके जवाब बोहर ने दिए थे, ठीक है। तो रुदरफोर्ड के मॉडल के दोष तो थे हमारे पास, लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने और भी प्रयोग चालू रखे, उसमें कोई भी पदार्थ की विकिरण के साथ प्रक्रियाएं की गई, ठीक है ना, और वो विकिरण के साथ उनका अध्ययन किया गया, उनसे परिणाम प्राप्त हुए। उन परिणामों से परमाणु की संरचना और परमाणु के मॉडल के बारे में और भी जानकारी देना जो है वो सरल हो गया, और फिर परमाणु का मॉडल जो रुदरफोर्ड ने दिया था उसके अंदर थोड़े से बदलाव करके, मॉडिफाइड करके बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इन सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया।
तो क्या था देखते हैं। पहला, विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग आगे और जानकारी लेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के पास दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। वो दोनों प्रकार से व्यवहार करता है। तरंग स्वरूप में भी व्यवहार करता है और कण स्वरूप में भी व्यवहार करता है। दूसरा, परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम भी प्राप्त हुए। अब अगर आप लोगों को आगे परमाणु का मॉडल समझना है तो अब जो द्रव्य के पास विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो व्यवहार देखने को मिल रहा है उसका अभ्यास हमको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। ठीक है ना। हम लोग एक काम करते हैं, ये टॉपिक जो है वो बड़ा है, इसके लिए हम लोग जो है पूरा नया वीडियो बनाएंगे।